नाउ मैं बेसिक्स में नहीं जा रही हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के अनुसार पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अपने को एक ही दिन में उसे वाइंड अप भी करना है। तो सबसे पहले तो अपन ये समझ लें कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये हर कहीं चिपकाने में काम आती है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 की डेफिनेशन आपको नंबर के साथ याद होना चाहिए। मैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रही हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन। ये रेगुलर क्लास नहीं है, इट्स अ रैपिड फायर रिवीजन। सो 2 सबसेक्शन 20 कहता है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनीज एक्ट्स ऑफ। अब आपको पता है कि कंपनीज एक्ट की हिस्ट्री क्या है, तो इतने सारे एक्ट पहले आ चुके हैं, 1850, 1866, 1882, 1913, 1956 और अभी ये अगस्त 2013 में आया था। चलिए फटाफट। तो कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी। आप सबके पास नोट्स हैं, जो ऑनलाइन बच्चे हैं, अगर कोई पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है तो मॉड्यूल खोल के बैठ जाएं। एपीटी की बुकलेट है तो वो खोल के बैठ जाएं, नोट्स लिखे हैं तो वो खोल के बैठ जाएं। कहाँ से पढ़ रहे हो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पॉइंट अंदर घुस जाना चाहिए, सेक्शन नंबर याद हो जाना चाहिए, ये पर्पस है इस क्लास का। So, company means a company incorporated under this act or any of the previous companies acts of 1850, 1866, 1882, 1913, 1956। Now, जब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो मॉड्यूल जिस चीज़ को महत्व देता है उसको अपने आंसर में लिखने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप ये 2 नाम याद कर लीजिए, चीफ जस्टिस मार्शल और प्रोफेसर हैनी। आप इनके नाम याद कर लीजिए कि अगर कंपनी से रिलेटेड कोई बेसिक क्वेश्चन आता है तो अपन इसको चिपका देंगे। नाम नोट करिए फटाफट। चीफ जस्टिस मार्शल, इनका कहना था कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो दिखती नहीं है, जो अदृश्य होती है और ये सिर्फ लॉ के आइज में होती है, नॉर्मल इंसान को नहीं दिखती है। तो बस आप इस भाषा को थोड़ा भी तोड़ मरोड़ के लिखेंगे चलेगा, बट चीफ जस्टिस मार्शल का नाम चिपकाने से एग्जामिनर को ऐसा आभास होता है कि बच्चा प्रेपरेशन अच्छी करके आया है। ऑलराइट, ऐसे ही प्रोफेसर हैनी ने कहा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको उन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, जिसका संबंध, जिसका जो क्रिएशन है, हम सब नेचुरली बॉर्न हुए हैं और कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएटेड है, जिसकी एक अपनी अस्तित्व है, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो बस आपको ये 3 लाइन जो ग्रीन से मार्क्ड हैं वो याद होना चाहिए। 2 सबसेक्शन 20, चीफ जस्टिस मार्शल और प्रोफेसर हैनी, दोनों ने अंदर क्या कहा है उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, कुछ भी लिख देना, 2-4 फीचर जोड़ जाड़ के, जुगाड़ू बनो थोड़े से, मगर उनके नाम तुम्हें सही लिखने रहेंगे, ठीक है। तो अपने आंसर को ब्यूटिफाई करने के ये तरीके हैं कि आप ये चीज़ें चिपका दो तो आपका आंसर बेहतर हो जाएगा। नाउ, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वैसे तो 7 फीचर्स हैं, बट मेन जो मॉड्यूल 5 कहता है वो ये है। सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी। आपको पता है कि कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है, मेंबर्स अलग हैं। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि अगर कंपनी लोन लेती है तो मेंबर्स का गला कभी नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों लोग ही अलग हैं। एक व्यक्ति लोन लेता है तो उसका कितना ही जिगरी दोस्त तो पूरे टाइम साथ रहता है, दूसरे को थोड़ी पकड़ते हैं। तो इसलिए इट हैज़ अ सेपरेट एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ। बस इतना आपको लिखना है। अब इसमें आपको 2 केस लॉ चिपकाने चाहिए, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी एंड ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। याद हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, अभी याद करिए। सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट आया तो आप अपनी भाषा में तो जैसे एक्सप्लेन करना है वो करेंगे, बट सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी एंड ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। आप लोग ये जो सोचते हैं कि मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे, हमें लिखना नहीं आ रहा है कि कैसे एग्जामिनर को बताएं कि हमको आता है, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी 2 मार्क का अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आए तो आपको उसको लिखने आना चाहिए। परपेचुअल सक्सेशन, हम लोग जब 20-30 साल पहले एग्ज़ाम दे रहे थे, बेटा ये ले लेना, तब से ये पॉइंट चला आ रहा है कि एक कंपनी थी, उसमें 7 लोग थे, वो कार में कहीं जा रहे थे, कार खाई में गिर गई, सब लोग मर गए, तो क्या कंपनी बंद हो गई? नहीं, क्योंकि कंपनी तो पर्सन ही अलग है। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। उसे लॉ ने बोला है, बनाया है, तो लॉ ही उसको बंद करेगा, चाहे सारे मेंबर्स निपट जाएं। तो इसका यही क्वेश्चन चला आता है और 2 से 3 नंबर के ऊपर अलग से नहीं आएगा परपेचुअल सक्सेशन। उसके बाद आता है लिमिटेड लायबिलिटी शब्द। लिमिटेड लायबिलिटी शब्द का मतलब है सीमित दायित्व। एक बार किसी मेंबर ने कहा
मैं 1 लाख रुपए का कैपिटल कंट्रीब्यूट करूंगा, तो फिर वो 1 लाख जब दे चुका हो उसके बाद कंपनी को लॉस भी हो जाए तो उससे नहीं मांगे जाएंगे और पैसे। ये उसके रुपयों में सीमा को बताता है। और सेपरेट लीगल एंटिटी बताता है कि उससे बात भी की जाएगी कि नहीं, दो बातें अलग अलग हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब जितना आपने प्रॉमिस किया है एज शेयर्स या गारंटी, उससे ज़्यादा आपसे कभी मांगा नहीं जाएगा वंस यू हैव पेड। ये हो गया चौथा। और देन कॉमन सील। कॉमन सील इज़ द ऑफिशियल सिग्नेचर। अपन के तो हाथ हैं तो अपन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देते हैं बीइंग अ नेचुरल पर्सन, बट कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। वो कैसे कहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है, तो इसलिए उसकी ऑफिशियल सील को कॉमन सील कहते हैं, सिग्नेचर को। आज की डेट में ये कंपलसरी नहीं है, पहले एक ज़माने में कंपलसरी हुआ करती थी। तो आप ये देख लीजिए कि इतने पॉइंट्स आपको बोलने हैं: सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, कॉमन सील एंड आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। प्लीज़ रिमेंबर एंड नोट दैट ये आर्टिफिशियल पर्सन तो है पर ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, और ये फिक्टिशियस भी नहीं है। इट्स नॉट काल्पनिक, ये वास्तविकता में है, बस अदृश्य है। तो आप ये छोटे छोटे कीवर्ड्स जो वन लाइनर के लिए आ सकते हैं कि कंपनी सिटीजन नहीं है, कंपनी फिक्टिशियस पर्सन नहीं है, बट कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ। तो आपको इतना याद होना चाहिए। डेफिनेशन, हाँ बच्चे, चीफ जस्टिस मार्शल और प्रोफेसर हैनी, और कैरेक्टरिस्टिक्स 5 हो कितने भी सकते हैं, पर ये जो 5 हैं ये लॉ मतलब मॉड्यूल कहता है, तो ये अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? तो जितना मैं बोलती चल रही हूँ उसको उतना तो आपको याद होना ही चाहिए, और एक एक लाइन की सेपरेट लीगल एंटिटी क्या, मेंबर्स का मतलब क्या, लिमिटेड लायबिलिटी क्या, और आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या। क्या आपको इतना पूरा याद रहेगा? हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो इतने आते नहीं हैं, बट फिर भी। उसके बाद आते हैं अपन टाइप्स ऑफ कंपनीज। सारी कंपनीज की टाइप इंपॉर्टेंट है, एक ना एक कंपनी के ऊपर आंसर आना तय है। 3 क्वेश्चन आएंगे अगर कंपनी में, तो एक हो गया टाइप्स ऑफ कंपनी, एक MOA AOA और एक VLs मतलब द डॉक्ट्रिन्स। तो ऐसे 3 पार्ट चैप्टर के क्लियर कट हैं कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो क्लास ऑफ कंपनीज पे आते हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये 4, OPC, प्राइवेट, पब्लिक एंड स्मॉल कंपनी। तो लेट्स कम टू द प्राइवेट कंपनी। अपनी आंखों को बंद कीजिए ऑल ऑफ यू। आपके अंतःकरण में होना चाहिए कि 2 सबसेक्शन 68 में 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आंखें बंद कीजिए सब, फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप कीजिए। 2 सबसेक्शन 68 कहता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द चार्ट, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफरेबिलिटी, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को शेयर देना हो तो डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा, खुद नहीं दे सकते। सेकेंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 200, उसमें भी पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज एक्सक्लूडेड है, और 2 लोग अगर हैं जॉइंट शेयर होल्डर है, रशा मैम और मनोज सर ने मिलकर शेयर लिया तो उन दोनों को एक माना जाएगा फॉर दिस सेक्शन। एंड लास्ट, prohibits invitation to public for deposit, debentures and shares मतलब सिक्योरिटीज़। तो वो आम जनता से पैसे नहीं उठा सकते। आंखें खोलिए, ये आपके दिमाग में एक चार्ट बिल्कुल घुसी हुई होना चाहिए। आपको एग्जाम में भी इसको ऐसे ही लिखना है। 2 सबसेक्शन 68 में कंपनी लॉ का नंबर याद रखना है, प्राइवेट कंपनी की पूरी चार्ट याद रखना है, और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पूरी पुरजोर संभावना है। डायरेक्ट क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। यस, ऑफ कोर्स यस। तो इसमें मिनिमम मेंबर 2 हैं, मैक्सिमम मेंबर 200 हैं। इसमें कैपिटल की कोई न्यूनतम लिमिट नहीं है, और ये छोटे व्यापार के लिए बनती है। ये पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करके दे नहीं सकती है। इसके मिनिमम डायरेक्टर 2 आवश्यक हैं। क्लियर है सबको? पूरी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी कंठस्थ याद है सबको? यस एवरीवन। अब इसमें इतने बारीक क्वेश्चन आते हैं कि ये जो जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं ये तो ठीक है कि अगर अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन 4 ने मिलकर एक शेयर लिया तो वो लोग तो 4 हैं, 25% शेयर तो सबके पास है, बट उनको इस सेक्शन के लिए क्या मानेंगे? 1। तो जॉइंट शेयर होल्डर्स विल बी ट्रीटेड एज 1। ऐसे ही जो लोग कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो लोगों को हम काउंट नहीं करेंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरी बात ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल देने का समय नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ कि अगर कोई कंपनी अपने किसी व्यक्ति को शेयर देती है और उस वक्त शेयर देते वक्त वो एम्प्लॉई है, तो अब वो कंपनी में आज है या छोड़ के चला गया, इससे कोई मतलब नहीं है। पास्ट एम्प्लॉई को भी नहीं काउंट करना है, करंट एम्प्लॉई को भी काउंट नहीं करना है, बट शर्त बस इतनी सी है
कि शेयर देते वक्त वो व्यक्ति एम्प्लॉई था, उन लोगों को इंक्लूड नहीं करना। किस संख्या में? 200 की संख्या में। अब इसमें एक कंपनी ने एक व्यक्ति को शेयर दिए, उस वक्त वो एम्प्लॉई नहीं था। शेयर लेने के बाद थोड़े दिन बाद उसने कंपनी में जॉब भी ज्वाइन कर लिया और अब वो बन गया है एम्प्लॉई। ऐसा व्यक्ति नॉर्मल पर्सन है, इसको 200 में जोड़ना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड जस्ट दिस कॉन्सेप्ट कि जब शेयर देते वक्त वो व्यक्ति एम्प्लॉय था इसलिए शेयर दिया था उसको, तो उसको काउंट नहीं करना है। अब वो है चाहे नहीं उसको मतलब नहीं है, बट कोई जिस वक्त शेयर मिल रहा था उस वक्त एम्प्लॉय नहीं था, बाद में उसने जॉब ज्वाइन कर लिया, तो ऐसा व्यक्ति एक नॉर्मल पर्सन है और उसको 200 में काउंट करना है। इसका एक्सप्लेनेशन देने का मेरे पास समय नहीं है, पर इसमें इतने गहरे क्वेश्चन आते हैं, इसमें हल्के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऑल्सो इसका ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि वो नंबर ऑफ मेंबर्स दे देते हैं और पूछते हैं, तो आप सभी को अच्छे से पता है कि आपको इस तरह के फॉर्मेट में उसको लिखना है। अच्छे से आप पूरी क्लास सीख चुकी है पीएसी, प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन। हाथ उठाइए कितने लोगों को ये बिल्कुल घुस गया अंदर कि आप बिल्कुल ऐसे ही आंसर लिखेंगे। वेरी गुड। तो ये आपकी डेली राइटिंग प्रैक्टिस से और आपके अंदर सिंक इन हुआ है कि हमको सेक्शन नंबर कोड करना ही है, ऐसा ही आंसर लिखना है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने 20 क्वेश्चन में से 10 एक क्वेश्चन ऐसे लिख पाया और बाकी तो डायरेक्ट आएंगे, डिफरेंस बिटवीन आएगा, तो मैं उसमें वो नहीं लिख पाया तो चलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको ऐसा फॉर्मेट समझ नहीं आएगा, तो आप सीधा आंसर लिख देना, पेपर मत छोड़ना। इस अच्छा लिखने के चक्कर में आप पेपर ही छोड़ दो, ऐसा मत करना। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी बिल्कुल क्लियर कट है। कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। सिंपल, काश लाइफ भी इतनी सिंपल होती है। So what is not a private company is a public company, and subsidiary of a public company is treated as a public company even though by itself it is not a this public company। इसका मतलब क्लियर है, जो मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ। दाऊद इब्राहिम का बेटा अगर संत भी बन जाए तो लोग तो उसे दाऊद ही मानेंगे, हाँ या ना? जो जैसा होता है उसको वैसा ही माना जाता है। तो अगर एक पब्लिक कंपनी है, उसके अंदर ग्रुप कंपनीज में छोटी सब्सिडरीज हैं, वो प्राइवेट कंपनीज हैं, तो भी वो उस ग्रुप को बिलोंग करती हैं, इसलिए उन सबको भी क्या माना जाता है? पब्लिक। वो है क्या? इसमें कहीं कुछ धूल है जो बार बार आ रही है। वो हैं क्या? वैसे खुद प्राइवेट हैं, बट किस ग्रुप को बिलोंग करती हैं? पब्लिक। तो उनको भी क्या मान रहे हैं? तो आप जिससे जुड़े होते हैं आपको भी वही माना जाता है। आज आप आर्टिकलशिप करने भोपाल में कहीं जाएंगे, बोलेंगे एपीटी से आया हूँ, तो उनको आप थोड़ी दिख रहे हैं, उनको मैं दिख रही हूँ। तो जैसा मैंने आपको बनाया है वो पहले ही इमेजिन कर लेते हैं आने के पहले कि बिल्कुल सिंसियर होगा, ऑनेस्ट होगा, टाइम पे आएगा, काम टाइम पे कंप्लीट करेगा, नहीं हो पा रहा होगा तो बताएगा, छुट्टी कम लेगा, पूरी वो आपका खांचा खींच लेंगे मुझे इमेजिन करके। तो आप जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं वैसे ही आपको जाना जाता है। तो बस वही फलसफा यहाँ पर भी लागू है। So what is 2 subsection 71? Okay, so 2 subsection 71 आप लोगों को क्लियर है। वो क्या पढ़ा था? 2 subsection 68। ये क्या है? 2 subsection 71। ओके, अब बस इतना इसमें इनफ है बताना। प्राइवेट कंपनी के 2 बच्चे हैं, ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी। मतलब ओपीसी और स्मॉल कंपनी किसके जैसे हैं? प्राइवेट कंपनी के ही ये प्रकार हैं। तो आ जाते हैं ओपीसी में 2 subsection 62। धड़ाधड़ सुनते जाइए। ओपीसी का मतलब होता है 1 पर्सन कंपनी, मिनिमम मेंबर 1, मैक्सिमम मेंबर 1, मिनिमम नॉमिनी 1, ज़रूरी है मिनिमम डायरेक्टर 1। ये कंपनी में जो मेंबर है और जो नॉमिनी है उसका नेचुरल पर्सन होना ज़रूरी, उसका सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी। वेदर रेजिडेंट और नॉट चलेगा, वो इनकम टैक्स के अनुसार रेजिडेंट है या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेदर रेजिडेंट और नॉट, इस लाइन को याद रखिएगा, यही एग्जाम में कोट कीजिएगा। बट उसको पिछले वित्तीय वर्ष में 120 दिन इंडिया में रहना होगा, ये अलग बात है। बट लाइन क्या लिखी होती है? मेंबर ऑफ द ओपीसी मे बी रेजिडेंट और नॉट। इसका मतलब है वो इनकम टैक्स वाला रेजिडेंट है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट पिछले वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में उसको 120 दिन इंडिया में रहना जरूरी है और ता जिंदगी उतने रहना जरूरी है। ओपीसी बनाई और आप अगले साल परमानेंटली इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो आपको मेंबर चेंज करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो सिर्फ बनाते वक्त नहीं है, पूरे टाइम है कि वो व्यक्ति को हर वर्ष इंडिया में 120 दिन रहना ही पड़ेगा। किसी फीमेल को आपने नॉमिनी बनाया, उसकी वेडिंग हो गई, वो परमानेंटली इंडिया के बाहर जा रही, यू हैव टू चेंज द नॉमिनी। सॉर्टेड है या नहीं बात? यस और नो?
So, minor cannot be member nor nominee, unsound mind person cannot be member or nominee. और 120 दिन वाला पॉइंट आपको याद रखना होगा, ये प्राइवेट कंपनी मानी जाती है, इट कैनॉट ब्रिंग पब्लिक इशू, और प्लस ये कुछ टाइप के बिजनेस नहीं कर सकती विच इज़ बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस। बस इतना आपके लिए ओपीसी में जानना बहुत है। डायरेक्ट ओपीसी का एग्जाम क्वेश्चन आता है और पूरा धड़ा आप लिख के जा सकते हैं। जब आप किसी को नॉमिनी बनाते हैं, वो आपका घर का व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपकी वाइफ, एनीवन, बस उसकी 2 शर्तें, माइनर नहीं होना चाहिए और पिछले वित्तीय वर्ष में 120 दिन इंडिया में रहना चाहिए, और एक व्यक्ति एक ही ओपीसी बना सकता है, एक व्यक्ति एक ही ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। ये आपको पूरा का पूरा कंठस्थ याद होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन है ये। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी क्रॉस होल्डिंग हो जाती है, एक्स और वाई लिमिटेड देखिए, एक में ए लिमिटेड मेंबर है, दूसरे में नॉमिनी है, एक में स्वैपिंग है, ए और बी 2 दोस्त हैं, एक जगह मेंबर है, दूसरा दूसरी जगह मेंबर है, और दोनों क्रॉस में नॉमिनी है। अब एक की डेथ हो गई मिस्टर बी की, तो बी की डेथ होने से क्या क्या हुआ, ए यहाँ का भी मेंबर बन गया और वहाँ का मेंबर तो है ही। एक व्यक्ति के अंडर में कितनी ओपीसी आ गई, 2, जबकि लॉ ने कहा कितनी हो सकती है, 1। तो ऐसी स्थिति में उसको 180 दिन के अंदर ये सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, इसमें दिमाग मत लगाइए, 180 दिन के अंदर उसको या तो बंद करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। सॉर्टेड है एवरीवन? आइए नेक्स्ट, होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी 2 सबसेक्शन 46 एंड 2 सबसेक्शन 87। आपकी आंखें बंद करिए, 3 पार्ट आपको याद होना चाहिए। होल्डिंग सब्सिडियरी के रिश्ते में सारे निर्णय होल्डिंग लेती है। सब्सिडियरी एक अलग कंपनी है, पर फिर भी उसकी पूरी माई बाप होल्डिंग कंपनी होती है। तो कैसे कोई किसी का होल्डिंग बनता है? फर्स्ट पार्ट, if the first company holds more than half, it's not percentage, holds more than half of the voting power. voting power का मतलब है only equity. नॉर्मली प्रेफरेंस के पास वोटिंग पावर नहीं होता है, मगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने 2 साल तक डिविडेंड नहीं पाया है तो उसको भी वोटिंग राइट मिल जाता है। ऐसा लॉ में आप आगे पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में अजम्पशन लिखना पड़ेगा कि अभी उसके पास वोटिंग राइट है या नहीं है। तो आप मान लीजिए कि प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट नहीं है, तो सिर्फ किसको देखना है? इक्विटी। आंखें बंद रखिए। फर्स्ट पॉइंट, होल्ड्स मोर देन हाफ of the voting power of the company, controls the composition of board of directors. बोर्ड में कौन होगा, कौन नहीं होगा, सैलरी कितनी होगी, कितने दिन रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ड्यूटी क्या रहेगी, पावर क्या रहेगी, ये सब कुछ कौन तय करता है? फर्स्ट कंपनी। एंड सब्सिडियरी ऑफ अ सब्सिडियरी इज ट्रीटेड एज अ सब्सिडियरी ऑफ द फर्स्ट कंपनी। आंखें खोलिए। अगर एक दादाजी हैं, उनके बेटे हैं पिताजी, पिताजी का बेटा है पोता, तो पोता भी दादाजी के परिवार का हुआ कि नहीं हुआ? तो ए की सब्सिडियरी भी बी की सब्सिडियरी सी, तो सी को ए का भी सब्सिडियरी माना जाएगा। ये पूरा आपको क्लियर है या नहीं? जितनी स्पीड में मैंने बोला उतनी स्पीड मेरे को मेरे विद्यार्थियों की भी चाहिए, फास्ट चाहिए बच्चे। चलो, ये वाला एग्जाम्पल सबको याद है कि नहीं? ये होल्डिंग कंपनी, इसके 2 सब्सिडियरी हैं बी और सी। भाई पिताजी कॉमन होते हैं, दोनों भाई बहन होगा कि नहीं? हाँ या ना? तो इनको बहन बहन कंपनी, सिस्टर कंसर्न, ग्रुप कंपनी बोलते हैं। अब इन दोनों ने मिलके किसी तीसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, क्योंकि वो दिवाली ईद पे होता है ना, एक बहन ने कपड़े खरीद, दूसरे को भी खरीदने हैं, हाँ या ना? तो बी ने इसमें कुछ शेयर खरीद लिए, तो सी ने भी उसमें खरीद लिए, दोनों की होल्डिंग ऐड करके देखते हैं, वो मोर देन हाफ हो गया, तो बी और सी किसकी होल्डिंग बन गई? डी की। तो फिर उनकी होल्डिंग कौन है? ए। तो डी की एक और होल्डिंग हो गई ए। इस एग्जाम्पल में डी की कितनी होल्डिंग है? 3। कौन कौन? और ए की कितनी सब्सिडियरी हैं? कौन? बी, सी, डी। क्लियर है सबको? तो इसका तो भैया प्रैक्टिकल ही आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आया आज तक, इसका केस स्टडी ही आता है, और अच्छा बढ़िया तगड़ा आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉल कंपनी 2 सबसेक्शन 85, घोंट के पी लीजिए बिल्कुल। ये अमेंडमेंट है, इसमें 3 बार अमेंडमेंट हो चुका है। बच्चे भरपूर कंफ्यूज होते हैं, भगवान जाने क्यों कंफ्यूज होते हैं। 440, मेरे साथ बोलिए, 440 10 100, 440 10 100, 440 10 100। हाँ, मैं रटा रही हूँ, 440 10 100 कह के रटा रही हूँ। 440 10 100, 440 10 100, क्या 440 10 100? ये 440 कि 4 करोड़ का मैक्सिमम पेड अप कैपिटल, 40 करोड़ का मैक्सिमम टर्नओवर, और गवर्नमेंट की जब इच्छा हो तो इनको बढ़ा सकती है और 4 को 10 कर सकती है और उसको 100 कर सकती है। इज दैट क्लियर? क्या बोला मैंने? 440 10 100, 440 10 100, ऐसे ही लिखना है भाई। और ये कंपनी
किसी की होल्डिंग नहीं हो सकती, किसी की सब्सिडरी नहीं हो सकती, सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती, स्पेशल एक्ट की कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर तुम किसी की होल्डिंग हो तो तुम छोटी कहाँ हुई, तुम किसी की सब्सिडरी है, ग्रुप का पार्ट हो, छोटी कहाँ हुई, सेक्शन 8 कंपनी हो, लाइसेंस सीडी ने दिया है, छोटी कहाँ हुई, स्पेशल एक्ट में बनी हो LIC एयर इंडिया जैसी, तो छोटी कंपनी कहाँ हुई भैया, बोलो हाँ या ना। तो छोटी कंपनी का मतलब होता है कि आपको लॉ ने बहुत सारे एग्जाम्पशन दिए, चुन्नू मुन्नू छोटू होते हैं ना पिल्ले कुत्ते के वैसे। तो क्या आप छोटे हो? अरे नहीं हो ना, अगर आप ये सब हो तो। समझ गए कि नहीं समझ गए? इज दैट क्लियर? सेक्शन नंबर क्या है? प्राइवेट का क्या था, पब्लिक का क्या है, OPC का क्या है, स्मॉल कंपनी का क्या है, होल्डिंग का क्या है, 246 सब्सिडरी का क्या है, नहीं याद है तुम्हें? भूत की तरह मंडराऊंगी मैं, रातों को तुम्हारी नींदें हराम कर दूंगी। सेक्शन याद नहीं किए तुमने तो, सेक्शन पूरे याद करने सुन लिया तुमने कानों को खोल के। याद रखना, रात को नहीं तो आऊंगी सपनों में, कोई है। अरे चलो चलो चारों का कंपैरिजन करते हैं। प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल, OPC। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पब्लिक में कितने, प्राइवेट में कितने, स्मॉल में कितने, क्योंकि स्मॉल किसकी बच्ची है, प्राइवेट की, और OPC में 1। हालांकि वो बच्ची तो प्राइवेट की है पर ये उसमें एक्सेप्शन क्लॉज है। ओके, मैक्सिमम पब्लिक में अनलिमिटेड, प्राइवेट में 200, स्मॉल में 200 क्योंकि वो किसकी बच्ची है, प्राइवेट की, और OPC का एक्सेप्शन है 1 ही 1, उसका है ही वो 1। पब्लिक इशू कौन ले सकता है चारों में से, ओनली पब्लिक कंपनी, क्योंकि बाकी दोनों तो प्राइवेट के प्रकार हैं, इट कैन नॉट गो टू पब्लिक। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर पब्लिक में, प्राइवेट में, स्मॉल में, क्योंकि वो किसकी बच्ची है, और OPC इसमें भी एक्सेप्शन है, मिनिमम 1 तो चाहिए क्योंकि हो सकता है उसमें एक ही वो है। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, किस में फ्री है, किस में रिस्ट्रिक्टेड है, स्मॉल में भी क्या होगा, और OPC में ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकता क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैसे शेयर देगा, कंपनी चेंज हो जाएगी, हाँ या ना। तो ये आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए। गवर्नमेंट कंपनी में चले जाइए 2 सबसेक्शन 45। अब अगर किसी एक कंपनी में 51%, 51 होल्डिंग में क्या था, हाफ नंबर नहीं था, यहाँ नंबर है 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। वहां शब्द क्या था, वोटिंग राइट। यहाँ क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल, और पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आता है। तो इसलिए अगर बारीक पेपर आना होगा ना तो निपट जाओगे, ढंग से नहीं पढ़े। और कोई के भी कॉम्बिनेशन में से ले सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों के किसी कॉम्बो से, बट सरकार होना ज़रूरी है, सरकार होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैंने पिछले क्लास में, पिछले अटेम्प्ट में एक एग्जाम्पल दिया था बच्चों को कि एक कंपनी है A लिमिटेड, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 20% शेयर है, मध्य प्रदेश सरकार का 20% शेयर है, और BHEL जो कि खुद एक गवर्नमेंट कंपनी है उसका 20% शेयर है। तो A लिमिटेड बोलो हो गई ना गवर्नमेंट कंपनी, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि BHEL सरकार की कंपनी तो है बट खुद सरकार, तो इसकी होल्डिंग काउंट, तो जब इसकी होल्डिंग काउंट नहीं होगी तो बताओ अब सिर्फ कितनी बची, 40। तो और सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी ट्रीटेड एज सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो इसका आप ध्यान रखिएगा 2 सबसेक्शन 45 याद रहेगा बालकों। 2 सबसेक्शन 42 फॉरेन कंपनी, किसी भी कंपनी का पंजीकरण इंडिया के बाहर हुआ है, रजिस्ट्रेशन इंडिया के बाहर के कंपनीज एक्ट में हुआ है तो वो विदेशी कंपनी है। विदेशी कंपनी आपका इंटर में एक चैप्टर है 10 नंबर का, यहाँ सिर्फ डेफिनेशन है उसकी कि कोई भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया के बाहर है, उसका गठन इंडिया के बाहर हुआ है बट इट हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसको हम कहते हैं फॉरेन कंपनी। तो 2-3 एग्जाम्पल आप लिख के, हाँ
मैंने ये भी नोटिस किया कि जो बच्चे हर डेफिनेशन के साथ कुछ ना कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं उनको भी वेटेज ज़्यादा मिला है। मैं ये इंटर की बात कर रही हूँ, सेम टाइप की चेकिंग वहाँ भी ख़राब हो रही है, यहाँ भी ख़राब हो रही। वहाँ हम अगर 30% MCQ हैं तो इसलिए बच्चे फिर भी वहाँ बेटर रिजल्ट दे पाते हैं। यहाँ MCQ है नहीं तो इसलिए सब लोग निपट रहे हैं। तो होने वाले हैं शुरू, आने वाले 2 साल में वापस CPT का दौर आएगा। मतलब हम लोग जब हमारे बाद CPT चलता था, CPT कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 4 पेपर MCQ थे, 4 पेपर। और अब क्या हो रहा है, 2 वो हो गए और 2 वो हो गए। तो बच्चों का रिज़ल्ट बिल्कुल धराशायी नहीं। तब आता था 45% रिज़ल्ट फाउंडेशन का और अब आया 14%। तो इंस्टीट्यूट भी खुद फटे में है सही में, ये क्या हो रही है भैया। तो वो आएगा दौर, तब तक तुम तो निकल चुके होगे, 1-2 साल लगेंगे। देख ही लो ना, कॉन्सेप्ट तो तुम सबका स्ट्रांग है, लिखने में ही तो दिक्कत हो रही है, हाँ या ना। तो फॉरेन कंपनी जो है, इसके 1-2 एग्जाम्पल भी लिख देना। और फॉरेन कंपनी जब इंडिया में बिजनेस करती है तो बिजनेस किसी भी रूप में हो सकता है। इट कुड बी अ शोरूम, इट कुड बी अ गोडाउन, इट कुड बी अ ऑफिस, इट कुड बी अ ब्रांच, इट कुड बी ऑनलाइन, इट कुड बी अ फ्रेंचाइजी, इवन टेली मार्केटिंग करने से भी आपको फॉरेन कंपनी मान लिया जाएगा। जैसे अमेज़ॉन हो गई, वो इंडिया में सिर्फ कोई ऑफिस अगर नहीं भी है, गोडाउन भी है, तो फॉरेन कंपनी बन गई। कॉलिंग करके बोल रहे हैं ये सामान हमसे खरीद लो, इतने पैसे, फॉरेन कंपनी हो गई। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे डेफिनेशंस ऑल आर इम्पॉर्टेंट। अब कोई कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है और उसके चाइना, जापान और सिंगापुर में ब्रांच है, वो फॉरेन है क्या? अरे जब बनी इंडिया में तो कहाँ से फॉरेन हो गई? ब्रांच कहाँ है इससे कुछ नहीं होता है, बने आप कहाँ हो इससे अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन नंबर 8, NPO क्या होती है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बेसिक्स की क्लास नहीं है, हम सीधे डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। NPO एक ऐसी कंपनी है which is not formed for profit, which is formed for the purpose of art, science, religion, commerce, and applies its profits in its own objects and prohibits distribution of dividend to its members. तो ये सेक्शन 8 कंपनी होती है, इसको लाइसेंस CG से मिलता है। हाउएवर अभी CG बहुत बिजी है, तो उन्होंने ROC को ये पावर दे रखा है। अब इसके कुछ बेसिक फीचर आपको याद होना चाहिए कि एक तो ये चैरिटेबल पर्पस के लिए होती है, बोलो हाँ या ना। ये पैसा कमाती भी है, जैसे जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल भोपाल सेक्शन 8 में बना है, एम्स सेक्शन 8 में बना है। तो इनका अगर कमाई होती भी है तो ये कैंसर टेस्टिंग की कोई नई मशीन ले आएंगे, कुछ और करने लगेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि वो प्रॉफिट खा पी के चलेगा घर। तो इट प्रोहिबिट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये एक लिमिटेड कंपनी होती है, पर इसको अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाने की आवश्यकता नहीं है। CG इसको लाइसेंस ग्रांट करता है, हाउएवर अभी उन्होंने ये फॉर सम टाइम ROC को ये पावर दे रखा है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये है कि अगर लाइसेंस लेने के बाद भी आपने लाइसेंस की कंडीशंस को ब्रेक किया तो क्या होगा, इसको भी डिटेल में पढ़ते हैं। और अगर लाइसेंस उनका हटा दिया जाता है तो वो भी इसी का पार्ट है, ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सेक्शन 8 की डेफिनेशन तो आपको पता होना चाहिए, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर है। अगर आपने पहले तो लाइसेंस ले लिया और बोला हम लोग बहुत ईमानदारी से सेवा कार्य करेंगे, और आपने रूल्स एंड कंडीशंस ब्रेक करी, तो सबसे पहले तो आपको नोटिस देंगे इन राइटिंग, कहेंगे आओ हवेली पे। मतलब दे विल गिव यू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। वो आपका मैनेजमेंट भी चेंज कर सकते हैं, MOA भी चेंज कर सकते हैं, AOA भी चेंज कर सकते हैं। वो आपका नाम रजिस्टर से हटा भी सकते हैं। जैसे ही किसी का नाम रजिस्टर पे से हटता है तो वो व्यक्ति व्यापार करने के लिए अलाउड नहीं होता है, बट वो जिंदा रहता है तो वो उसको वाइंड अप भी कर सकते हैं, माने गोली छोड़ा दिया, बंद ही कर दिया कंपनी को। तो दोनों में अंतर है, रजिस्टर पे से नाम हट सकता है, वाइंड अप हो सकता है, पेनल्टी तो लगती ही लगती है, और आपके एसेट ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जैसे कोई स्कूल है, उसने कहा हम बच्चों की से फीस तो लेंगे मगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, और फिर प्रॉफिट को आपस में बांटने लगे, तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और उनको पूरे के पूरे एसेट बिल्डिंग वगैरह समेत किसी दूसरे स्कूल को देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बंद हुआ तो एसेट बेच कर घर ले जाओ। वंस आपने सेक्शन 8 में एसेट दे दिया तो वो अब या तो किसी और NGO में जाएगा, NPO में,
या सरकार ले लेगी IBC में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। वो सब आप इंटर में डिटेल में पढ़ोगे। अभी फ़िलहाल आपको इतनी बेसिक तो याद रहना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि गलत बोल के लाइसेंस लेने से क्या होगा, ये सब कुछ होगा। एसोसिएट कंपनी चुन्नू मुन्नू छोटी सी 2 सबसेक्शन 6, एक कंपनी ने दूसरे कंपनी में सिग्निफिकेंट कंट्रोल ले लिया तो जो छोटी वाली कंपनी उसको एसोसिएट बोलते हैं, बड़ी वाली को कुछ नहीं बोलते। एसोसिएट कंपनी बनाने के लिए या तो आप 20% से ज़्यादा या उससे ज़्यादा शेयर्स में इन्वॉल्वमेंट कर लो वोटिंग पावर में, या फिर बिजनेस डिसीजंस का पार्ट बन जाओ। एसोसिएट बहुत दिन से आई नहीं है तो कभी भी आ सकती है। 2 सबसेक्शन 6। देन PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा है 4-5 चीज़ें जो हैं वो PFI हैं। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। देन IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी एक PFI है। देन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया PFI है। देन कोई भी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस भी PFI है अंडर सेक्शन 4A। और कोई भी इंस्टीट्यूशन को सरकार बनाना चाहे तो बना सकती है, बशर्ते पहली कंडीशन उसको किसी सेंट्रल एक्ट से वो बनाएं और एटलीस्ट उसमें 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल CG के पास हो या राज्य सरकार के कॉम्बिनेशन में हो। तो PFI भी बहुत टाइम से एग्ज़ाम में आया नहीं है, कभी भी आ सकता है। बच्चे क्या सोचते हैं कि ये तो आ ही नहीं रहा है आजकल, तो हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो, इंस्टीट्यूट अपने ही अटेम्प्ट में ऑफ बीट क्वेश्चन देती है। तो मॉड्यूल का कोई कोना छोड़ा नहीं जा सकता है CA इंस्टीट्यूट के, ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। तो आप PFI को ज़रूर पढ़ें। क्या क्या मैंने बोला, पहला तो LIC, दूसरा IDFC, तीसरा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, चौथा सेक्शन 4A में नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस, और देन फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट। स्पेशल एक्ट की कंडीशंस क्या हैं, या तो आप किसी सेंट्रल या स्टेट एक्ट से बने हो, और 51% not voting power, it is paid up capital is held by CG or SG or any combination of both. That is PFI section 2 subsection 72. Okay, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोरमेंट कंपनी 455। निष्क्रिय कंपनी को डोरमेंट कंपनी बोलते हैं। डोरमेंट कंपनी की 2 वैरायटीज़ हैं। एक उसमें है इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी वो है जिसने 2 साल से अपने एनुअल रिटर्न वगैरह नहीं भरे हैं, और एक है प्योर डोरमेंट कंपनी जो फ्यूचर बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए बनी है। ऐसा 5 साल के लिए आप स्टेटस ले सकते हो, और जब आप ये स्टेटस लेते हो तो आपको कोई परेशान नहीं करता है। आप फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बने हो तो आप मत सबमिट करो चीज़ें, मगर उसमें कौन से ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो, एनी ट्रांजैक्शन अदर देन दिस, ये वाले ट्रांजैक्शन नॉर्मल हैं, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन कोई डोरमेंट कंपनी भी कर सकती है। क्या क्या है इसमें, ROC को फीस भरना, लॉ की कोई रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए पैसे देना, 7 लोगों को अलॉट करना शेयर, इतना तो करना ही पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना ही पड़ेगा, और बेसिक रिकॉर्ड तो रखने ही पड़ेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। ये तो आप कर सकते हो, बट आप इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। ये तो आप कर सकते हो, बट आप इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आप परमिशन लेके आए हो तो आप बाकायदा डोरमेंट कंपनी हो, बट आप परमिशन ही नहीं लेके आए हो और कर भी कुछ नहीं रहे हो तो आप इनएक्टिव कंपनी हो। दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है, और ये 2 इयर्स में बनते हैं, और डोरमेंट तो आप परमिशन लेके आते हो। 455, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैम मुझे ये याद नहीं है तो आप रिवाइज कीजिएगा, लेक्चर रिपीट कीजिएगा। निधि कंपनी इज़ नॉट मच नीडेड, वो उधर चली गई है इंटर में। इलीगल एसोसिएशन, अपन सभी को पता है कि कोई पार्टनरशिप फर्म में 50 के बाद 51वां व्यक्ति आ जाए तो आपको कंपनी बना लेना चाहिए, पर आपने ऐसा नहीं किया और आप व्यापार करते चले गए तो आप एक इलीगल एसोसिएशन घोषित कर दिए जाएंगे 464 के तहत। इलीगल होने के बाद आपकी लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड, आप उस एंटिटी को खुद बंद भी नहीं कर पाएंगे और लॉ ही उसको बंद करेगा। इलीगल एसोसिएशन होने के बाद सबके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, और ये आपका जो पूरा बिजनेस है वो वॉइड हो जाएगा जो भी आप कर रहे हैं।
तो इलीगल एसोसिएशन 464। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स काम का नहीं है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सेक्शन लर्न करना है 2 सबसेक्शन 21। गारंटी कंपनी वो कंपनी है जिसके मेंबर्स ने ये कहा है कि जब कंपनी बंद होगी वाइंडिंग अप के टाइम, तब अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इतने इतने पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर वाइंडिंग अप के टाइम पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ी तो ये कुछ नहीं लाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये पैसे लेके आएंगे। तो ऐसी कंपनी कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें शेयर कैपिटल हो भी सकता है, इसमें नहीं भी हो सकता है। इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो हमने आपको PDF प्रोवाइड की उसमें ये आंसर है, तो आप उसको एक बार देखिएगा। कुछ नहीं करना है, दोनों को डिफाइन करना है बस। 2 सबसेक्शन 21 इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी 2 नंबर के लिए 2 सबसेक्शन 92। ऐसी कोई कंपनी जिसके मेंबर्स की कोई सीमा ही नहीं है ऑन द लायबिलिटी, जस्ट जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी। कोई नहीं बनाता आजकल ऐसी कंपनी, बट फिर भी आप एक वर्ड याद कर लीजिए कि जिसके मेंबर्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है लायबिलिटी की, एंड बाइंडिंग अप के टाइम ही उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी। चलिए, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी बेटा वो है जो किसी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपने नाम को पंजीकृत करा चुकी है। लिस्टेड कंपनी ही सिर्फ पब्लिक इशू ला सकती है। तो आप ये 2 लाइन लिख देना, 2 नंबर के ऊपर का प्रश्न नहीं आएगा। अभी रिसेंटली नवंबर में आ गया था पिछले वर्ष, तो आई डोंट थिंक मतलब पिछले ईयर के दिसंबर अटेम्प्ट में आ गया था, इतनी रिसेंट में तो रिपीट होना था नहीं है। फिर भी लिस्टेड कंपनी इज़ वन जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो लोग डिबेंचर्स वगैरह लिस्ट कराते हैं और फिर भी उनको लिस्टेड नहीं माना जाता है। तो उतनी डिटेल तो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है पढ़ना, आप तो बस ये याद रख लीजिएगा, लिस्टेड कंपनी इज़ वन विच सिक्योरिटीज़ आर लिस्टेड ऑन द रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज and they have the power to bring prospectus and take money from the public, and जो listed नहीं है वो unlisted है। बस इतना है, सभी गाइडलाइंस ये लोग फॉलो करते हैं। अब बस मैं वो वाले सेक्शंस बोल रही हूँ जो कि अब सेक्शन 7 स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन इतना इम्पोर्टेंट रहा नहीं, पहले तो ये काफ़ी आता था, आजकल उतना आ नहीं रहा। सो बस आपको कुछ स्टेप्स याद करने एक बार रिवाइज करिए। ओके, तो जब इनकॉर्पोरेशन की अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 में, आजकल ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि OPC का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। तो वो कॉम्बिनेशन में आता है कि इनकॉर्पोरेशन के साथ OPC के आंसर्स को जोड़ दो, फीचर्स को जोड़ दो, तो बस वो हो जाता है कि OPC कैसे इनकॉर्पोरेट होता है। उसका खैर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अप्लाई करना पड़ता है DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये उतना नहीं फ्रीक्वेंटली आ रहा है पर पता होना चाहिए। सेकंड अप्लाई करना पड़ता है DIN, जैसे इनकम टैक्स में पैन नंबर होता है वैसे यहाँ पे DIN नंबर होता है। उसके बाद नाम अपन अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। हम पैदा हुए हमारे माता पिता ने नाम रख दिया रचना, मगर और भी बहुत सारी रचना हो सकती हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस के कारण पहचान में आ जाता है ये वाले हैं ये वाले, बट कंपनी का फिजिकल अपीयरेंस होता नहीं है। तो 2 कंपनी सेम नाम की हो जाएंगी तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, कोई घपला करेगा, करे कोई भरे कोई। तो इसलिए आपको ROC से पूछना पड़ता है कि सर नाम अवेलेबल है क्या। तो उसके लिए आपको RUN यूटिलिटी लगती है, रिजर्व यूनिक नेम। देन आपको बस अप्लाई करना पड़ता है फॉर इनकॉर्पोरेशन, जिसमें कि आप MOA AOA की कॉपी देते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन देते हैं कि सारे रूल्स फॉलो हो गए हैं, CA CS या CW देते हैं। आप ये भी स्टेटमेंट देते हो कि हमने पहले पास्ट में कोई खुदाई नहीं की है किसी दूसरी कंपनी के गठन में, और पिछले 5 वर्षों में हमें किसी भी इंडिया के लॉ में पनिश या पेनल्टी नहीं दिया गया है। बस उसके बाद आप अपना एड्रेस लिखते हो, डायरेक्टर्स की डिटेल लिख देते हो, सब्सक्राइबर्स की डिटेल लिख देते हो, और आप पावर ऑफ अटर्नी एक CA CS ले लेता है और आपको लिख देता है कि हम सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है। उसके बाद आपको COI मिल जाता है। COI इस तरह का कुछ सर्टिफिकेट दिखता है, जन्म प्रमाण पत्र। इसमें कंपनी का CIN नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, और उसको कंपनी अपने ऑफिस में लगाती है बिल्कुल कि हमारा जन्म हो गया है।
देन बेटा इसके बाद आजकल लेना कंपलसरी है, विच इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, कि आप कब पैदा तो हो गए। व्यापार करने की अनुमति मिलती है आपको सेक्शन नंबर 10 में, 10A में, विच इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। याद हो सके तो ठीक, नहीं हो सके तो बस एक जनरल रीडिंग उसकी दे देना। ये बस इम्पॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की डिटेल है तो मैं तुम्हें बता दी। फॉर्मेशन ऑफ OPC, फॉर्मेशन ऑफ OPC पे क्यों बनाओ, आजकल ये थोड़ा सा इंस्टीट्यूट इंटर में भी काफ़ी पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी ट्रेंडिंग ही मान लो। अब इसमें उन्होंने क्या करा है, ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी प्लस OPC के फीचर्स दोनों का उन्होंने कॉम्बिनेशन बना दिया है। 12 पॉइंट है कुछ उसमें, वही सब है, ठीक है। अब उसके बाद स्पाइस प्लस, आजकल मोदी जी हर चीज़ अपन फास्ट करें, पहले एक महीने में कंपनी बनती थी, अब बहुत जल्दी बन जाती है, तो नया फॉर्म्स आर कॉल्ड स्पाइस प्लस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे सेक्शन 8 में इम्पॉर्टेंट था वैसे यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है। झूठ बोल के कंपनी बनाने में क्या होगा, तो ये आप स्क्रीन को बिल्कुल ना दिमाग में उतार लो, बिल्कुल वैसा ही आंसर है जैसा सेक्शन 8 का है, ऑलमोस्ट सेम बात है। ट्रिब्यूनल आपको सबसे पहले तो बुलाएगा, नोटिस देगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा कि तुमने बेईमानी क्यों करी। उसके बाद वो आपका मैनेजमेंट चेंज कर सकता है कि कंपनी तो ठीक है, कुछ 2-4 लोग ही गड़बड़ हैं, इट कैन चेंज द मैनेजमेंट। वो आपका MOA चेंज कर सकता है, AOA चेंज कर सकता है। उसके बाद वो आपकी लायबिलिटी कर सकते हैं अनलिमिटेड, उसके बाद पेनल्टी लगा सकते हैं, वो तो है ही। फिर रजिस्टर में से नाम हटा सकते हैं, बाइंडिंग अप कर सकते हैं, और कोई भी और ऑर्डर उनको ठीक लगता है तो वो आपको दे सकते हैं। कुल मिला के ये पाया गया कि आपने जानबूझ के कंपनी बनाई इस नीयत से कि फ़ायदे पूरे मिल जाएं और प्रॉफिट बांट लेंगे पीछे से कुछ मैनेजमेंट करके, तो आपको 447 में अंदर जाओगे। सेक्शन 447 आपके दिल में, खून में बिल्कुल बसा हुआ होना चाहिए। ये नहीं लिखेंगे तो इंस्टीट्यूट बहुत चिढ़ जाएगा। 447 का मतलब है झूठ बोलना, फ्रॉड करना। 447 6 महीने से लेके 10 साल तक की सज़ा, 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, और अगर आपका पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया तो मिनिमम 3 साल की सज़ा। 447, तो ये स्लाइड भी मैं आपको भेज दूंगी। फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना या कुछ छुपा के कंपनी फॉर्म करने का ये वो है, ठीक है बच्चे। तो ये आपका लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 9 नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रमोटर ओके नॉट इम्पॉर्टेंट। आ जाइए 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, MOA एंड AOA। ओके, सो MOA और AOA कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है MOA और AOA का, और इनसे रिलेटेड एक डॉक्ट्रीन का। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनी का चार्टर है, कंपनी का आधार है जिस पे कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी दैट डिफाइंस द पावर्स ऑफ द कंपनी एंड कन्फाइंस द पावर्स ऑल्सो। ये बताता है कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। इससे सामने वाले इन्वेस्टर को पता चलता है कि मेरा पैसा किस व्यापार में लगने वाला है, और सामने वाले थर्ड पर्सन्स को लगता है कि कंपनी के कौन से ट्रांजैक्शन उसके दायरे में आते हैं। सो मेमोरेंडम बेसिकली कंपनी के पावर्स बताता है, और जो लोग कंपनी से डील कर रहे होते हैं उन लोगों को पूरा एक आइडिया हो जाता है। जो मैंने बात बोली वो फर्स्ट 4 पॉइंट्स में लिखी है। तो ये मेमोरेंडम की डिस्क्रिप्शन है। नाउ इसके 6 क्लॉजेज होते हैं। इसके जो 6 क्लॉजेज हैं उसमें सबसे पहले है नेम, कंपनी का नाम इसमें लिखा होता है। सिचुएशन, रजिस्टर्ड ऑफिस का पता इसमें होता है। कौन से राज्य में बनी, इसे डोमिसाइल क्लॉज भी कहते हैं। देन ऑब्जेक्ट, किस उद्देश्य के साथ कंपनी की गठन हुआ है, और लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है या अनलिमिटेड है, कैसी है। ऑल्सो कितने कैपिटल के साथ ये बनी है, ऑथराइज कैपिटल इसमें मेंशन्ड होता है, जिसको रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी अपन कहते हैं। और उसके अलावा कौन से वो इनिशियल 7 लोग थे, या OPC में 1 था या प्राइवेट में 2 थे जिन्होंने कंपनी बनाई। और ये इसमें सब्सक्रिप्शन क्लॉज में नॉमिनी का भी नाम होता है इन OPC। तो अगर आप ये इसके पूरे क्लॉजेस लिख देंगे 6, और ये 4 पॉइंट जो मैंने बोले कि ये ऑब्जेक्ट बताता है और कंपनी के पावर बताता है और बाहर वालों को क्या क्या आइडिया देता है, इतना इंस्टीट्यूट को अगर ये कीवर्ड्स आपके मिल गए तो वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में मार्क्स दे देंगे। फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, इतना लिख के आपका काम हो जाएगा। तो जो बच्चे पेपर छोड़ते हैं
वो अपनी बात को कहने के लिए अत्यधिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, और अगर आपको बात आती है तो आप लिमिटेड शब्दों में अपनी बात ख़त्म कर दीजिए, आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे। तो आप जो बहुत फैला के आंसर लिख रहे हैं उसकी कोई नीड नहीं है, जितनी ज़रूरत है बस उतनी चीज़ लिख दीजिए, इतना इनफ है। अब इसमें आती है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, कि अगर आपने मेमोरेंडम के पावर्स का उल्लंघन किया, वायर्स मीन्स रूल, और बियॉन्ड पावर्स माने रूल्स के बाहर जाके, मैं मोबाइल बनाने की कंपनी हूँ और मैं मोबाइल को छोड़ के स्टील का व्यापार कर रही हूँ, तो फिर मैं रूल्स तोड़ के काम कर रही हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अभी अपन अलग से पढ़ते हैं, तो MOA का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद आता है AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये अंदरूनी मैनेजमेंट के लिए होता है। सेक्शन नंबर 5 में आर्टिकल्स लिखे होते हैं। आर्टिकल्स में बेसिकली ये मेन पॉइंट्स हैं, रूल्स एंड बायलॉज ऑफ द कंपनी होते हैं, किस तरह से बिजनेस किया जाएगा ये उसके अंदर उनको पता होता है। शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स के कितने पावर्स हैं, वो पावर्स भी आर्टिकल्स से ही निकल के आते हैं। आर्टिकल्स में 2 डॉक्ट्रिन लग जाती हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो ये डॉक्ट्रिन तो अपन अलग से पढ़ेंगे। बहरहाल आर्टिकल्स जो हैं उसका एक फेमस केस है एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस रिच, ये आपको अंदर या कंठस्थ याद होना चाहिए, एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस रिच। तो आर्टिकल्स जो होते हैं वो बायलॉज हैं, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए हैं, बाहर के व्यक्ति को कोई भी पावर नहीं देता है आर्टिकल सिर्फ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, इनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ में डील करता है। दोनों में अगर बात करें तो बड़ा भाई मेमोरेंडम है, छोटा भाई आर्टिकल है और पिताजी एक्ट हैं। तो सबसे सीनियर कौन है? एक्ट, उनके बाद कौन है? MOA, उसके बाद कौन है? AOA, और उसके बाद अगर कोई भी वो हैं डायरेक्टर्स वगैरह के पावर्स हैं तो वो उसमें आते हैं, ठीक है। फॉर्म से याद करने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन है कर लेना तो बस लिखा हुआ होगा, डिफरेंस बिटवीन MOA एंड AOA, तो ठीक है इससे कर लेना। अब आप बनाते हैं शेयर कैपिटल पे। क्योंकि तुम लोग अकाउंट्स में शेयर कैपिटल पढ़ते हो इसलिए इसकी तुम्हें इतनी नीड नहीं है, मगर ये एग्जाम में आ सकता है, कभी भी उठ के कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए शेयर्स कैपिटल के बारे में अब ये बताओ ABCDE। पूरी क्लास को पता है व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल? इट इज द मैक्सिमम कैपिटल विच द कंपनी कैन रेज, इट्स ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। इशूड कैपिटल, ऑथराइज का वो हिस्सा जो अभी हमने पब्लिक से मांगा है हमको पैसे दे दो, इट्स इशूड। इशूड जब आप करते तो ज़रूरी नहीं है सब लोग हाँ बोले, जो लोगों ने हाँ बोला है दैट इज़ कॉल्ड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब को उसी वक्त पूरे पैसे बुलवाओ ये भी ज़रूरी नहीं है। तो आप जो अभी पैसे बुलवा रहे हो दैट इज़ कॉल्ड अप कैपिटल, और उसमें से लोग जितने दे रहे हैं दैट्स कॉल्ड पेड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल में से आप कॉल इन एरियर माइनस करोगे तो आ जाएगा कि कितना पैसा आया है, ठीक है। अब शेयर्स क्या मीनिंग तो खैर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाँ टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 तरह के कैपिटल हैं। इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में वोटिंग राइट होते हैं बेटा, इनके पास इक्वल राइट होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पास वोटिंग राइट कभी नहीं होते हैं, पर इसको 2 मतलब होते हैं, बट अगर 2 साल तक डिविडेंड नहीं दो तो इसको प्रेफरेंस वो वोटिंग राइट मिलता है। प्रेफरेंस को 2 प्राथमिकता मिलती हैं, जब डिविडेंड पे होता है तो प्राथमिकता से पे होता है, और जब कंपनी बंद होती है तो पहले इनका कैपिटल वापस होता है। तो ये बेसिक जो अकाउंट्स की बात है आपको यहाँ भी पता है, ठीक है। हेलो, यस और नो? तो ये सब आपको पता है, इसमें कुछ ज़्यादा समस्या नहीं है आपकी। बट आप ये जितना भी मैं चैप्टर में मैंने अभी बोला है मैं आपको स्लाइड्स भी भेज दूंगी, आप एक बार उतना तो बिल्कुल अंदर करके जाइए। अब आ जाते हैं अपन 4 तरह की डॉक्ट्रिन्स, जिसमें से एक क्वेश्चन आना तय है। तो बच्चे, लिफ्टिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेट वीएल सबसे पहली डॉक्ट्रिन। नाउ बेटा, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स जब होते हैं तब ये डॉक्ट्रिन अप्लाई करती है। होता क्या है बच्चे कि इसका कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि जब कुछ डायरेक्टर्स कंपनी बनाते हैं तो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण जो आउटसाइडर होता है वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। तुम लोग लॉ में सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ के आते हो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आते हो कि ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ईच अदर। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी और आउटसाइडर के बीच हुआ है तो इसको लगता है ये इन लोगों को कि मरेगी तो कंपनी हर केस में,
तो अगर अपन ने बाहर वाले से पैसा लिया है और पर्दे के पीछे अपन उस पैसे का मिसयूज़ करके शहर छोड़ के भाग भी जाएं तो कंपनी पे केस होगा, कंपनी लड़ती रहेगी। तो ऐसा स्क्रूपलस माइंडसेट से, चीट करने की मंशा से कुछ लोग ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो गलत हैं। तो लॉ कंपनी नाम का जो बीच का पर्दा है उसको हटा देती है और मानती है कि थर्ड पार्टी का डायरेक्ट मेंबर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, इन लोगों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है और अभी तक जो कंपनी की जवाबदारियां थी वो इनके सर पे कूद पड़ती हैं। इस सिचुएशन को अपन कहते हैं लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वीएल। वीएल एक पर्दा है, जैसे कि मुस्लिम्स में बुर्का पहनते हैं तो पर्दा, बुर्का लिफ्ट करते हैं तो शक्ल दिखती है, हाँ या ना। क्रिश्चियंस में वाइट कलर का वेल पहनते हैं शादी ब्राइड, हाँ या ना। वो पर्दा उठता है तो पीछे का चेहरा दिखता है, हाँ या ना। और हिंदुओं में घूंघट होता है, घूंघट उठता है तो मुंह दिखाई की रस्म हो रही होती है, बोलो हाँ या ना। तो जब तक पर्दा रहता है तब तक तो दिखता नहीं है कि पर्दे के पीछे कौन है, और जैसे ही पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, गाना हुआ करता था शशि कपूर का। तो लिफ्टिंग अप का मतलब पर्दा उठाना और असली चेहरे को बेनकाब करना, और बेनकाब होने के बाद जिसने मतलब कुछ अगर गलत किया है फॉर चीटिंग द पब्लिक, तो फिर उसको मतलब जिम्मेदार ठहराया जाता है। सो पूरा आपको ये आंसर याद होना चाहिए, मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेट वीएल। कॉर्पोरेट वीएल कब कब लिफ्ट हो सकता है? एनिमी के साथ ट्रेडिंग में, टैक्स के इवेजन में, किसी कंपनी ने दूसरे को अपना सब्सिडियरी बनाया है, दिनशॉ मैनेजी पेटेट का फेमस केस इसके अंदर आता है, लीगल ऑब्लिगेशंस लाइक बोनस, ग्रेचुटी, पीएफ, ये सब में, या फिर आपने कंपनी को इलीगल काम के लिए इस्तेमाल किया है, तो आप इसको बिल्कुल लर्न करके जाइए, लर्न इट कि कॉर्पोरेट वीएल एक तो होता क्या है। इसके नोट्स आपके पास पूरे लिखे हुए हैं, बोलिए हाँ या ना। और ये किस किस सिचुएशन में उठती है, मतलब पर्दा उठता है। इसमें से 3 केस तो आप बिल्कुल याद ही करके जाइए। गिलफर्ड मोटर्स वर्सेस हॉर्न फॉर फ्रॉड, देन एनिमी कैरेक्टर डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, और टैक्स के इवेजन में दिनशॉ मैनेजी पेटेट। दिनशॉ मैनेजी पेटेट एक, जैसे ही रतन टाटा सर की फैमिली थी, ऐसे ही बहुत ही बड़े इंडिया के कॉटन किंग थे, पारसी फैमिली को बिलोंग करते थे। उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया और उनको लगा सारा टैक्स मेरे ऊपर लग जाएगा, तो उन्होंने 3 सब्सिडरी बनाई और अपना पैसा सब्सिडरी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। सब्सिडरी अब पैसा लगा रही थी, कमा रही थी, तो वो कमाई तो सब्सिडरी की हो रही है, तो इनको तो टैक्स नहीं लग रहा है। और कमा करके सब्सिडरी इनका पैसा ऐसे वापस कर रही थी कि जैसे हमें लोन मिला और हमने लोन वापस किया। तो दिनशॉ मैनेजी पेटेट जो सर थे, उनका ऐसा सोचना था कि टैक्स मेरा बच जाएगा। तो जहां आपको एग्जाम में देखे कि किसी व्यक्ति ने सब्सिडरी बनाई, आगे सोचो ही मत कौन सा केस है, दिनशॉ मैनेजी पेटेट, और आगे देखो ही मत, दिमागी मत लगाओ, और उसके बाद लिफ्टिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील पूरा चिपका दो थ्योरी। तो बस ये इसके, मगर इतने सारे वैसे तो इंटर में तो आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो इतने सारे केस, अभी आप तो 3 याद कर लो वही बहुत है। फ्रॉड के लिए जोन्स वर्सेस लिपमैन एंड गिलफर्ड मोटर्स, एनिमी कैरेक्टर के लिए डेमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल रबर एंड टायर कंपनी, वर्ल्ड वॉर का टाइम का ये केस है, और टैक्स का इवेजन दिनशॉ मैनेजी पेटेट। और इनमें केस स्टडी आ सकती है तीनों में, इसलिए जैसे कि मैंने आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कहा है कि बिना क्वेश्चन के आपको दिक्कत होगी, वैसे ही डॉक्ट्रिन्स के क्वेश्चन छांट के आपको ये जो पीडीएफ मिली है इसमें 64 क्वेश्चन है, हाँ या ना? देखिए आपने कहाँ है वो पीडीएफ? तो ड्राइव लिंक पर जो पीडीएफ है उसमें 64 क्वेश्चन है। आपके पास अगर समय की कमी रहे तो आप छांट के डॉक्ट्रिन के क्वेश्चन करके चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? मैं आपको हर चीज़ का शॉर्टकट प्रोवाइड कर रही हूँ, लॉन्ग कट भी शॉर्टकट भी। अब इस गाइडेंस के बाद भी आप कुछ और पढ़ते रहे तो आप कुछ नहीं हो सकता, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये हो गया लिफ्टिंग अप ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील, विच सिंपली मीन्स कि जब भी कुछ लोग फ्रॉड करने का प्रयास करते हैं तो सरकार पर्दा हटा देती है और वो छुप नहीं सकते हैं उसके पीछे, देयर लायबिलिटी बिकम्स अनलिमिटेड। ओके गाइज एवरीवन, यस और नो? तो जब आपने पढ़ा होगा तो ये गिलफर्ड मोटर्स का केस भी पढ़ा होगा, इसका क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास लिखा है तो कहीं होगा पीडीएफ में।
और दिनशॉ मैनेजी पेटेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही, आप छांट के क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। देन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेक्शन 399 टच करते हुए बहुत सिंपल सी बात है, जब कोई कंपनी बनती है तो आरओसी के पास सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। आरओसी 1 मिनट में सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के अपनी वेबसाइट mca.gov.in पे अपडेट कर देती है। अब अगर कोई व्यक्ति कंपनी से डील करता है तो उसको खुद को पहले सतर्क होना चाहिए कि कंपनी किस चीज़ की कंपनी है। जैसे आपने APT प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, आपने उनका आरओसी के साइट पर mca.gov.in पे देखा कि APT स्टूडेंट्स को टीचिंग कर सकती है, ट्रेनिंग कर सकती है, उस प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा काम होते हैं, बुक पब्लिश करना, ये वो सब रिलेटेड काम वो कर सकती है। अब हमने आपसे जूते बनाने के लिए 1 करोड़ का लोन ले लिया और आपने दे दिया, तो मूर्ख कौन हुआ, हम कि आप देने वाला? क्योंकि हमने तो अपने MOA में लिख के रखा था हम तो एजुकेशन कंपनी है, और आपने हमें जूते बनाने के लिए पैसे दे दिए 1 करोड़, हम लोग सर लेके चंपत होकर पेरिस चले गए घूमने। तो बताइए कि आपको कोई न्याय मिलेगा? नहीं। लॉ कहेगा कि तुम आँख के अंधे हो क्या, तुम्हें नहीं दिख रहा है कि वो तो एजुकेशन कंपनी, तो कॉन्ट्रैक्ट जूते बनाने का कॉन्ट्रैक्ट काहे दिए? उन्होंने जूते पहने हो बन गए। तो याद रहेगा कि नहीं? तो इतना सिंपल सा है ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेक्शन 399। वंस द MOA and the AOA of the company are listed on the ROC's portal, that is the mca.gov.in, it is assumed that every person dealing with the company has knowledge of the objects of the company, and if that person doesn't pay attention to that and deals with something which is not covered in the objects, outsider will not get any protection. This doctrine protects the company against the outsiders, and it says, ROC says to the outsider, आँख के अंधे हो क्या? याद रहेगा कि नहीं? तो बस इतना सा बता दिया, अब इसकी थ्योरी खुद पढ़ लेना। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ऐसा है, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइंट, बोलो 3 बार, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइंट, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइंट, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइंट। ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी चिपक जाता है, इधर भी चिपक जाता है। ये क्या कहता है? एक थे मिस्टर टर्क्वाइंट। कौन थे? कौन थे? कौन थे? कौन थे? उनका काम था, इन्वेस्टमेंट बैंकर थे वो, तो उन्होंने एक बैंक, रॉयल ब्रिटिश बैंक को पैसे दिए ताकि वो लोगों को, पब्लिक को और पैसे आगे दे सके। मिस्टर टर्क्वाइंट बहुत समझदार और सतर्क इन्वेस्टर थे। उन्होंने कंपनी के आर्टिकल्स में पढ़ा कि कंपनी जो है लोन देने की कंपनी है, MOA भी पढ़ा, AOA भी पढ़ा, और कंपनी अगर किसी से भी लोन लेती है तो उसको अपनी जनरल मीटिंग करना कंपलसरी है। उन्होंने सतर्कता बरतते हुए डायरेक्टर से पूछा, आप लोग मुझसे लोन तो ले रहे हो, बट आपकी मीटिंग में आपने मेंबर से पूछ लिया? डायरेक्टर्स ने झूठ बोल दिया। अब मिस्टर टर्क्वाइंट एक आउटसाइडर है, आउटसाइडर कंपनी की मीटिंग में तो आ ही नहीं सकता, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये मीटिंग कभी हुई ही नहीं? वो क्या मानेगा? हो गई, और ये मान के उसने लोन दे दिया। पता चला मीटिंग नहीं हुई, तो वो पूरा मीटिंग ना होने की वजह से आर्टिकल ब्रेक हो गया और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते से ही कोर्ट केस होता ही नहीं है। तो भैया कंपनी में मजे ले लिए रॉयल ब्रिटिश बैंक ने, और टर्क्वाइंट कटोरा लिए खड़े हो गए। तो लॉ ने कहा, लाओ इधर कटोरा तुम्हारा भर दे। लॉ ने कहा, परेशान मत हो, आपने तो अपनी पूरी इंक्वायरी करी थी और आप एज एन आउटसाइडर नहीं जान सकते कि मीटिंग इंटरनल हुई कि नहीं। इंटरनल मैनेजमेंट सिर्फ मैनेजमेंट को पता होता है, इसमें आउटसाइडर की कोई गलती नहीं है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी उनके पैसे उनको वापस कोर्ट ने दिलवाए। तो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइंट। इज दैट क्लियर? तो बस इसकी पूरी थ्योरी पढ़िएगा। इसके 3 एक्सेप्शन हैं कि कब मिस्टर टर्क्वाइंट जैसे आउटसाइडर्स को भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, इसका केस स्टडी क्वेश्चन भी आता है, ये हर सिचुएशन में इंपॉर्टेंट है। इसके 3 एक्सेप्शन घोंट के पी जाइए। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, आप खड़े जाइए, वाइट स्वेटर पुलोवर, आप कंपनी के डायरेक्टर हैं,
आपको पता था कि कंपनी के एओए में लिखा है कि कंपनी की मीटिंग होके ही कोई लोन अप्रूव होगा। 20 लाख तक का लोन डायरेक्टर दे सकते हैं। 20 लाख के ऊपर का लोन कंपनी के मीटिंग में ही मेंबर्स ही अप्रूव करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? कितने लाख तक का लोन डायरेक्टर दे सकते हैं? 20। और उसके ऊपर का कोई लोन ले रहे हैं बाहर से तो कौन अप्रूव करेगा? मेंबर। तुम तो डायरेक्टर थे, तुमने खुद ने कंपनी को 30 लाख का लोन दे दिया। तुम्हें खुद को पता था कि मीटिंग नहीं हुई है, तो मेंबर से अप्रूवल नहीं मिला है। पता होते हुए कि मैं गलत रूल ब्रेक कर रहा हूँ, फिर भी तुमने कंपनी को लोन दे दिया, तो कंपनी लॉ तुम्हारे जैसे लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देगी। तो ये एक्सेप्शन नंबर 1 है कि किसी को पता था कि क्या इरेगुलरिटी माने कमी है, फिर भी उसने ट्रांजैक्शन किया, वो मरेगा। दूसरा, बाजू में तुम खड़े जाओ, तुम एपीडी आए, हमें तुमसे लोन लेना था 1 करोड़ का। नीचे एक चपरासी था, पोछा लगा रहा था, तुम्हें उसी को चेक दिया, बोला दे देना मैडम को, और चल दिए। क्या वो एक जिम्मेदार ऑफिसर ऑफ द कंपनी था? तो तुमने अपनी अकल लगाई नहीं और तुमने लापरवाही से उस व्यक्ति को दे दिया। ना ही तुम्हें ये ध्यान आया कि यार ये व्यक्ति थोड़ी कंपनी का ऑथराइज्ड ऑफिसर हो सकता है कि मैं उनको वो सफाई कर्मी को दे दूँ, और तुम दे के निकल गए। उसने तो आजकल तो फर्जी बाड़ा हो गया है, उसने जाके हमारे एपीडी के नाम का अकाउंट खोल लिया, पैन कार्ड ये वो सब चुरा। 1 करोड़ के लिए आदमी बिक जाते हैं आजकल। तो वो उसने पैसे लेके भाग गया। अब तुम हमसे पैसे मांग रहे हो, भाई हम काहे को देंगे? बेवकूफ़ तुम हो जो ऐसे आदमी को चेक देगा। बोलो हाँ या ना। तो ऐसे लोगों को भी लॉ प्रोटेक्शन नहीं देगा। और तीसरा, फोर्जरी। तुम खड़े हो बाजू वाले, तुम आए, नीचे हमारा कोई नॉर्मल एम्प्लॉय था, उसने मेरा और सर का एग्रीमेंट पे साइन कर लिया कि हमें तुमसे 10 लाख रुपए मिल गए। हमें पता ही नहीं, हम तो काम में बिजी थे अपने। तो उसने हमारा साइन फोर्ज कर लिया, जालसाजी से कॉपी कर लिया। हम तो बच्चों के फॉर्म साइन करते रहते हैं, कहीं से भी फॉर्म को साइन कॉपी कर लो, हमारा क्या, हमारा ओपन हमारा साइन है। तो लॉ ने कहा कि इसमें कंपनी की क्या गलती है, तुम्हारी किस्मत फूटी है। फोर्जरी इज अ नलिटी। फोर्जरी इज अ नलिटी। फोर्ज ट्रांजैक्शन माना जाता है कभी हुआ ही नहीं। तो जब तुमने हमें पैसे दिए ही नहीं तो हम जिम्मेदार क्यों हैं? तो तुम्हारे जैसे लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। कंठस्थ आपको याद होना चाहिए। व्हाट आर द 3 पॉइंट्स? नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, डायरेक्टर वाला एग्जाम्पल याद रखना, वो प्यून को देगा पैसे। सस्पिशन, उसको ध्यान ही नहीं रहा, लापरवाही। और तीसरा, फोर्जरी, बेचारी किस्मत फूटी है। ये हो गया, ठीक है? याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, मेमोरेंडम का डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। वायर्स माने रूल्स, अल्ट्रा माने बाहर। रूल्स के बाहर किया गया कोई भी काम नल एंड वॉइड है। ना कंपनी आउटसाइडर पे केस कर सकती है, ना आउटसाइडर कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। बस थोड़ी थोड़ी इसकी चीज़ें हैं, ये आप लिख के आइएगा। मॉड्यूल में नहीं दिया है, बट आप लिख के आइएगा। 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं अल्ट्रा वायर्स जब रूल तोड़े जाते हैं। पहला, आउटसाइड द बोर्ड। बोर्ड अगर किसी बात का उल्लंघन कर दे तो कोई बात नहीं, शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाओ, उनसे पूछ लो, चल जाएगा। आउटसाइड द एओए, एओए ब्रेक हो भी गया तो भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाओ, उनसे अनुमति ले लो, चल जाएगा। बट एमओए चेंज कर दिया, एजुकेशन कंपनी और जूते बनाने का लिए लोन ले लिया, तो ये वॉइड है। सारे शेयर होल्डर मिलके भी इसको ठीक नहीं कर सकते, ये वॉइड है। तो ना कंपनी पे केस होगा, ना कंपनी बाहर वाले पे कर पाएगी केस। मरेगा कौन? डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर के पास एसेट है तो बच जाएगा, सामने वाले को मिल जाएगा कुछ, नहीं तो ठंडन गोपाल। डायरेक्टर जनरली अपने नाम पे कुछ रखते ही नहीं है। ओके, एंड आउटसाइड द एक्ट, एक्ट कह रहा है प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं ला सकती, और आप तो चले आ रहे, क्या फर्क, कौन सा एक्ट, काय का एक्ट, बन गई कंपनी अब तो हमारी, और पब्लिक से पैसे ले लिया, तो इट इज वॉइड। ये पूरे भी किसी सिचुएशन में ठीक नहीं हो सकते, तो आप बिल्कुल इसको याद कर लो। आपको बहुत ही ब्यूटीफुली नोट्स लिखवाए गए होंगे इसके अल्ट्रा वायर्स के, हाँ या ना? तो पूरा याद करना है आपको।
कि उसका असर क्या होगा। कंपनी बाहर वाले पे केस नहीं कर सकती, बाहर वाला कंपनी पे केस नहीं कर सकता। एशबरी रेलवे कंपनी वर्सेस रिच चिपका देना ऐसा डब्बा बना के, डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल होंगे। सामने वाला इंजंक्शन ऑर्डर लेके आ सकता है। इसका मतलब होता है कि अगर हमने किसी से पैसे लिए जूते बनाने के लिए, माना कंपनी पे केस नहीं हो सकता बट पैसे बैंक अकाउंट में रखा है, तो सामने वाला कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर लेके आ सकता है कि सर इतना तो कर दो कि ये बैंक में से ये लोग पैसे खर्च ना करें, कल को जब केस होगा तो हमारे पैसे हमें थोड़े देर टाइम बाद वापस तो मिल सकें। तो सामने वाला इंजंक्शन ऑर्डर लेके आता है। अगर आपको लगता है कि आपको ये नहीं आता है तो आप डिटेल्ड लेक्चर ऐप में से 1 घंटे का सिर्फ डॉक्ट्रिन का पढ़िए। अगर आपको लगता है कि ये मुझे इतनी जल्दी में समझ नहीं आया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही है। एक क्वेश्चन एमओए एओए बेस्ड, एक डॉक्ट्रिन बेस्ड और एक डेफिनेशन बेस्ड, 3 पार्ट हैं बस चैप्टर के। क्या है कंपनी लॉ के चैप्टर में? क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, चैप्टर खत्म। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। एपीटी एजुकेटिंग इंडिया।